कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईश नाम का एक आदमी जंगल के बीच में रहता है। वह एक बायोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च की वजह से शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन अपनी रिसर्च के दौरान जंगल में एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। वह बहुत डर जाता है और उसका फोन भी गिर जाता है। अब वह मदद के लिए किसी को फोन नहीं कर सकता। वह खुद अपने शरीर से जहर निकालने की कोशिश करता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। जब वह घर लौटता है तो वह अपना हाथ भी काट लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहर उसके शरीर में फैल चुका था और उसे अजीब हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वह कई दिनों तक बेसुध पड़ा रहता है। एक दिन कुछ साइंटिस्ट उसे वहां खोजने आते हैं। उसे इस बात का थोड़ा होश था। वह अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके उन लोगों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली और इस तरह सब वहां से चले गए। उन्हें लगा कि वह वहां नहीं है। सीन बदल जाता है और कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके शरीर से जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगा था और जो जहर उसके दिमाग तक पहुंच गया था वह भी अब ठीक हो रहा था। उसे बस हल्के फुल्के वहम हो रहे थे। जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। उसने अपनी कार साफ की और शहर की तरफ चल दिया। लेकिन एक अजीब चीज जो उसने देखी वह यह थी कि सड़क पर कोई कार नहीं थी और जब वह शहर पहुंचा तो वहां कोई आवाज नहीं थी। उसे एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। वह यह देखकर चौंक गया कि सारी बिल्डिंग्स खाली थीं। असल में यहाँ एक महामारी फैली हुई थी। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि इसने कुछ ही दिनों में पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। ईश एक बायोलॉजिस्ट था। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत समय से आबादी से दूर था। इस वजह से बीमारी उस पर हमला नहीं कर सकी और वह बच गया। अब आबादी खत्म हो चुकी थी, यानी यहाँ कोई सरकार नहीं थी और किसी के पास कुछ भी नहीं बचा था। ईश को तुरंत अपने माता पिता की याद आई। जब वह गाड़ी चलाते हुए घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता कुछ दिन पहले ही गुजर गए थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर घर के बाहर एक कब्र खोदी और उन्हें दफना दिया। उसने पूरे शहर में घूमकर देखा, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। यह सोचकर उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। उसने लास वेगास जाने का प्लान बनाया और कुछ जरूरी सामान व एक बंदूक लेकर निकल पड़ा। जब वह लास वेगास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ था। मॉल, बड़े होटल, कसीनो सब खाली थे। थककर वह एक होटल में गया। उसने वहां रात बिताई और महंगी चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब उसके लिए सब कुछ मुफ्त था। उसे किसी और से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगली रात वह दो लोगों से मिला। ये दोनों भी बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी बताई कि उसने अपने परिवार को मरते हुए देखा है और अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। वह आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ऐसी अकेली दुनिया में जीना नामुमकिन था। उस रात वे लोग ईश के साथ ही रुके। अगली सुबह ईश को उन लोगों के इरादे खतरनाक लगे। उस आदमी के पास बंदूक थी और वह चाहता था कि वे तीनों अपनी जान दे दें, लेकिन ईश जीना चाहता था, इसलिए वह वहां से निकल गया। पीछे से उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब उसे साफ हो गया था कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। वह वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी कार के सामने एक कुत्ता आ गया। वह कुत्ता भी ईश की तरह बिल्कुल अकेला था। ईश ने उसे अपना लिया और इससे उसे जीने की एक नई उम्मीद मिली। ईश ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। उसने सर्वाइवल बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और पैसे कमाने की जरूरत भी खत्म हो चुकी थी। वह हर दिन इस उम्मीद में बाहर निकलता कि शायद कोई और जिंदा मिल जाए, लेकिन रोज निराश होकर लौटता। एक दिन जब वह अपने कुत्ते के साथ खिड़की पर खड़ा चाय पी रहा था तो कुत्ता अचानक भौंकने लगा। दूर एक घर से धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि वहां कोई इंसान हो सकता है। वह तुरंत अपनी कार से उस घर की तरफ गया। किस्मत से वहां एक लड़की थी। लड़की उसे देखकर डर गई, लेकिन ईश ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। उसने बताया कि वह भी एक अकेला इंसान है जो किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को ढूंढ रहा था। यह सुनकर लड़की ने उसे घर के अंदर आने दिया। लड़की का नाम एम्मा था। बातचीत से पता चला कि महामारी को लगभग 1 साल बीत चुका था। एम्मा और ईश ने इस 1 साल में एक दूसरे के अलावा किसी और को जिंदा नहीं देखा था। वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा था और वे डिप्रेशन में जा रहे थे। इंसानी समाज के बिना उनकी मानसिक हालत बिगड़ रही थी। उन दोनों ने तय किया कि वे ईश के घर पर साथ रहेंगे, क्योंकि ईश का घर एक जनरल स्टोर के पास था और उसने घर में काफी सामान पहले से स्टोर कर रखा था। एम्मा अब ईश के घर रहने लगी। जब दोनों साथ रहने लगे तो उनकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई। एम्मा ने ईश का लुक ठीक करने और घर के कामों में उसकी बहुत मदद की। वे हर सुबह साथ उठते और मिलकर अपने काम पूरे करते। उन दोनों ने सोचा कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ वे ही जिंदा बचे हैं तो उन्हें आबादी बढ़ानी चाहिए। पहले तो ये दोनों का आपसी फैसला था, लेकिन जब पता चला कि एम्मा प्रेग्नेंट है तो वह थोड़ा डर गई। उसे डर था कि क्या उनका बच्चा इस अजीब दुनिया में जिंदा रह पाएगा।
ईश ने उसे हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते ईश अब किताबें पढ़कर बच्चे के जन्म की प्रक्रिया और देखभाल को समझने लगा था, क्योंकि वह जानता था कि अब वे अकेले हैं और उन्हें यह काम खुद ही करना होगा। साथ ही वे दोनों घर को सुरक्षित और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ईश ने सोलर पैनल लगवाए ताकि घर में बिजली की कमी न हो। महामारी खत्म हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए शहर अब जंगल जैसा दिखने लगा था और जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ आने लगे थे। यह उनके लिए एक बड़ा खतरा था। बचाव के लिए उन्होंने घर के चारों ओर बाड़ लगा दी और खुद की सुरक्षा के लिए हथियार भी रख ली। उनके पास कुछ पालतू जानवर भी थे जिनसे उनकी जरूरतें पूरी हो रही थीं और इस वजह से वे काफी व्यस्त रहते थे। इंसानों की गैर मौजूदगी में पूरा इलाका हरा भरा हो गया था और हवा भी बहुत साफ हो गई थी, जिससे उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ। उनकी जिंदगी अब काफी हद तक सही हो गई थी। लेकिन एक दिन उन्हें एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। शहर में अचानक चूहों की तादाद बहुत बढ़ गई। ईश बहुत परेशान था। इन चूहों को घर से दूर रखने के लिए उसने बायो एग्जॉस्ट रास्तों में आग लगा दी, लेकिन यह तरकीब सिर्फ एक रात ही काम आई। एम्मा ने उसे ढांढस बंधाया कि वे इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। अगली सुबह ईश घर से निकला और आसपास कई बिल्लियां छोड़ दी। इन बिल्लियों ने चूहों का शिकार करना शुरू किया और आखिरकार यह समस्या खत्म हो गई। आखिरकार वह दिन आ गया जब एम्मा को प्रसव पीड़ा हुई। ईश ने खुद हिम्मत दिखाई और सब कुछ संभाला। उनकी एक बहुत प्यारी सी बच्ची हुई। उसे देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और उन्हें भविष्य की एक नई उम्मीद मिली। इसके बाद उन्होंने सड़क के किनारे अपने घर का पता लिख दिया ताकि अगर कोई और जीवित इंसान वहां से गुजरे तो वह खाने और पानी के लिए उनके पास पहुंच सके। 6 साल बाद ईश किसी काम से जंगल की ओर जा रहा था। अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। घबराहट में ईश ने गाड़ी किनारे रोकी और जानवर को देखा। वह जानवर घायल था और बहुत दर्द में था। ईश ने उसका दर्द खत्म करने के लिए उसे गोली मार दी। एक छोटी लड़की दूर से यह सब देख रही थी। बंदूक की आवाज सुनकर वह डर गई और जंगल की ओर भागने लगी। ईश ने उसे भागते देख लिया और तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। उस लड़की को लगा कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश तो बस किसी और जीवित इंसान की तलाश में था। जब उसने उस भूखी लड़की को खाने के लिए सेब दिया, तब उसे एहसास हुआ कि ईश बुरा इंसान नहीं है। ईश उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की कार के अंदर बैठने को तैयार नहीं हुई और पीछे ट्रंक में जाकर बैठ गई। जब वे घर पहुंचे तो पता चला कि लड़की अभी ट्रंक से बाहर आने को तैयार नहीं थी। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ईश और एम्मा के 2 बच्चे हो चुके थे और तीसरा बच्चा होने वाला था। उन्होंने पूरे शहर में जो पते लिखवाए थे, उन्हें देखकर 2 और बच्चे जॉर्ज और मरीना भी उनके साथ रहने आ गए थे। वे पिछले 1 साल से ईश और एम्मा के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। ईश जिस लड़की को जंगल से लाया था, उसने पूरी रात अकेले ट्रंक में ही बिताई। सुबह जब मरीना उसे खाना देने आई तो लड़की डर गई और उसने खाना फेंक दिया। तब मरीना ने उसे प्यार से समझाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह और जॉर्ज कई महीनों तक अकेले भटकते रहे और फिर ईश और एम्मा का पता मिलने पर यहाँ आए। उसने लड़की को भरोसा दिलाया कि ईश और एम्मा बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर लड़की थोड़ी शांत हुई और उनसे घुलने मिलने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब भी ज्यादा बात नहीं करती थी और अपना नाम भी नहीं बताती थी। एक दिन मरीना ने उसकी चीजें देखीं, जिनमें कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग्स थीं। उसे वहां एक चिट्ठी भी मिली जिसमें उस बच्ची का नाम लिखा था। चिट्ठी से पता चला कि उसका नाम एवी है। चिट्ठी में उसकी माँ ने लिखा था कि महामारी के दौरान एवी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था, जिसकी वजह से वह सहमी रहती है। माँ ने यह भी लिखा था कि उनके जाने के बाद जिसे भी यह लड़की मिले वह इसका ख्याल रखे। ये सब जानने के बाद सब लोग एवी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। उसी रात एम्मा ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए। ऐसे ही 1 साल और बीत गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके इलाके में कोई आया है। सब डर गए थे। छोटे बच्चों को तुरंत घर के अंदर भेज दिया गया और सभी बड़े अपनी बंदूकें लेकर बाहर आ गए। वहां बचे हुए लोगों का एक समूह आया था, जिसमें 4 लोग थे। ये लोग भी ईश और एम्मा का लिखा पता देखकर ही यहाँ पहुंचे थे। उनमें से एक मौली नाम की डॉक्टर थी। उसने बताया कि इतने सालों में उन्हें सिर्फ ये 4 लोग ही जिंदा मिले थे और आज पहली बार वे ईश के परिवार से मिल रहे थे। उनकी बातों और व्यवहार से साफ था कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए ईश और एम्मा ने उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लिया। अब वे सब मिलकर एक छोटा समाज बना सकते थे। ईश ने नए लोगों को जीवित रहने के नियम समझाए। उसने बताया कि उन्हें हमेशा अपने हथियार पास रखने चाहिए, क्योंकि यह दुनिया अब एक जंगल बन चुकी है और जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। साथ ही बाहर जाते समय हमेशा समूह में रहने की हिदायत दी गई। मौली, जो एक डॉक्टर थी, मॉल और अस्पतालों से जरूरी दवाइयां और उपकरण लेकर आती थी ताकि जरूरत पड़ने पर सबका इलाज किया जा सके। धीरे धीरे साल बीतते गए और अब इस समूह में कई बच्चे हो गए थे। दूसरे जोड़ों के वो बच्चे हुए और उनका कुनबा बढ़ता गया। ईश अपने बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें पुराने समाज के बारे में बताता था कि पहले लोग कैसे रहते थे, ताकि उन्हें भविष्य में कोई परेशानी ना हो। उनका जीवन शांति से चल रहा था। लेकिन एक दिन जंगल से एक बहुत बड़ा शेर उनके बाड़े के अंदर घुस आया। ईश की नजर सही समय पर उस पर पड़ गई और वह बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते,
शेर ने ईश पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी के वहां पहुंचने पर शेर जंगल की ओर भाग गया। ईश की हालत देखकर एम्मा ने हिम्मत दिखाई, बंदूक उठाई और जंगल में जाकर उस शेर को मार गिराया। मौली की डॉक्टरी और सबकी मेहनत से ईश की जान बच गई और कुछ हफ्तों के इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब कहानी में 17 साल का समय बीत चुका है। सभी बच्चे अब जवान हो चुके थे। ईश की सबसे बड़ी बेटी हैदर समूह के ही एक लड़के के करीब आने लगी थी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। उनके इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अब उन्हें अपनी आबादी को और आगे बढ़ाना था। हैदर और वह लड़का अब इस दुनिया को और करीब से देखना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कहीं और भी जिंदा लोग मिल जाएं, इसलिए उन्होंने शहर छोड़कर बाहर जाने का फैसला किया। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं था। सबने उन्हें बंदूकें और जरूरी सामान देकर विदा किया। लेकिन उनके जाने के बाद एक नई मुसीबत सामने आई। उनके पास बाकी सब संसाधन तो थे, लेकिन अब पानी की भारी कमी होने लगी थी। जब वे पास के डैम पर पहुंचे तो पता चला कि वहां पानी सूख रहा है। कुछ दिनों बाद जिंदा बचे लोगों का एक और समूह उनके इलाके में आया। उनके पास 2 ट्रक थे, लेकिन पेट्रोल खत्म होने वाला था। वे मदद मांगने ईश के पास आए और बदले में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनके पास ड्रिलिंग मशीन है और वे जमीन खोदकर पानी निकाल सकते हैं। ईश को यह सौदा सही लगा और उसने उन लोगों को अपने समूह में शामिल होने दी। उसने अपने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि ये अजनबी खतरनाक भी हो सकते थे। समझौते के अनुसार उन लोगों ने ईश के घर के पास ड्रिलिंग शुरू की। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जमीन से पानी निकल आया, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए। ईश के लोगों ने वादे के मुताबिक उन्हें तेल दिया। उस रात सबने जश्न मनाया। उन लोगों को अगली सुबह निकलना था, लेकिन उसी रात ईश ने देखा कि उस ग्रुप का लीडर चार्ली चुपके से उनके एक कमरे से बाहर निकल रहा है। जांच करने पर ईश को पता चला कि चार्ली ने एवी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और उसे प्रताड़ित किया था। ईश ने तुरंत अपनी कम्युनिटी को इस बारे में बताया। एवी ने रोते हुए बताया कि चार्ली उसे धमका रहा था। वह यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सामान और हथियार थे। वह पूरे समुदाय पर कब्जा करना चाहता था। सब डर गए थे। ईश को लगा कि चार्ली को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसे अभी नहीं मारा गया तो वह इतने सालों की मेहनत से बने इस पूरे समाज को तबाह कर देगा। कुछ लोगों का मानना था कि दुनिया में वैसे ही लोग कम बचे हैं, इसलिए किसी को मारना ठीक नहीं है। लेकिन ईश ने समझाया कि अगर अपनी रक्षा के लिए उसे नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। सबने मिलकर एक योजना बनाई और चार्ली को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि चार्ली कुछ समझ पाता या हमला करता, ईश ने एक भारी हथौड़े से उस पर हमला कर उसकी जान ले ली। ये सब करने के बाद ईश को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए किसी इंसान की हत्या की थी। उसका दिल दुखी था, पर वह जानता था कि यह जरूरी था। अगली सुबह ईश और उसके साथियों ने चार्ली के ग्रुप को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि चार्ली ने उनकी लड़की को प्रताड़ित किया और उनके समूह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए उसे मार दिया गया। चार्ली की मौत की खबर सुनकर उसका पूरा ग्रुप दुखी होने के बजाय राहत महसूस कर रहा था। उन्होंने बताया कि चार्ली एक क्रूर लीडर था और उसने अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया था। हालांकि चार्ली का एक करीबी दोस्त इस बात से बहुत गुस्से में था और चिल्लाकर विरोध कर रहा था। ईश ने अब चार्ली के पूरे ग्रुप से कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम सब यहाँ शांति से रह सकते हो। लेकिन उसने चार्ली के उस दोस्त को रुकने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसका रवैया भी चार्ली जैसा ही भयानक और खतरनाक था। बाकी लोगों की भी यही राय थी, इसलिए सजा के तौर पर उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। पहले तो वह लड़का वहां से भाग गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह बाहर अकेले जीवित नहीं रह पाएगा। वह वापस आया और मिन्नतें करने लगा, लेकिन ईश ने अपने ग्रुप की सुरक्षा के लिए उसे वापस नहीं लिया। इसके बाद दिखाया गया कि ग्रुप के बच्चे पुरानी रिसर्च की मदद से एक छोटा हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि वे सफल हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत आ गई। ग्रुप के कई लोग उसी पुराने वायरस से संक्रमित होने लगे जो 20 साल पहले फैला था। हालांकि अब तक ज्यादातर लोगों में इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी थी और मौली के पास दवाइयां भी थीं, फिर भी संक्रमण फैल रहा था। ईश का बेटा बहुत बीमार हो गया और उसकी हालत देखकर पूरा ग्रुप टूट गया। इसी दौरान ईश की बड़ी बेटी हैदर अकेले घर लौटी। वह बुरी तरह रो रही थी। जब सबने उसके साथी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे कई शहरों में घूमे, हर घर में जिंदा लोगों को तलाश किया, लेकिन कोई नहीं मिला। वे हर जगह अपने घर का पता लिखते जा रहे थे। फिर एक जंगल में उन्हें वही आदमी मिला जिसे ईश ने ग्रुप से निकाला था। उसने चार्ली की मौत का बदला लेने के लिए हैदर के साथी को मार डाला। हैदर ने रोते हुए बताया कि अपनी जान बचाने के लिए उसे उस आदमी को मारना पड़ा और वह किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची। अभी सब इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि ईश के बीमार बेटे की भी मौत हो गई। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। वायरस की वजह से ग्रुप के 3 और सदस्यों ने भी दम तोड़ दिया। इस तबाही ने ईश को अंदर से तोड़कर रख दिया। वह सब कुछ छोड़ देना चाहता था, लेकिन एम्मा ने उसे संभाला। एम्मा ने उसे याद दिलाया कि जब वे बिल्कुल अकेले थे तब उन्होंने शून्य से यह जिंदगी शुरू की थी और आज इतना बड़ा ग्रुप बनाया है। उसने कहा कि अगर ईश हार मान लेगा तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। एम्मा की बातों से ईश को हिम्मत मिली। वह पहाड़ की चोटी पर सूर्योदय देखने गया।
उसे महसूस हुआ कि यह सूर्योदय पुरानी दुनिया जैसा नहीं था। अब प्रकृति के रंग ज्यादा साफ और ताजा लग रहे थे। ईश को एहसास हुआ कि पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब उन्हें नई दुनिया के हिसाब से जीना होगा। घर वापस आकर उसने बच्चों को संबोधित किया। उसने कहा कि हम अब तक गलत रास्ते पर थे। हम पुरानी दुनिया की तरह जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वह दुनिया ही नहीं रही तो उसकी तरह जीने की ट्रेनिंग क्यों लेना। अब हमें इस नई दुनिया के कायदे सीखने होंगे। उसने कहा कि आज से तुम वह सीखोगे जो प्रकृति तुम्हें सिखाएगी और जो इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब उनका संचार सिस्टम और पुरानी तकनीक पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन उनके पास जीने का एक नया नजरिया था। इसलिए उन्होंने अपना खुद का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से एक नया रेडियो सिस्टम तैयार किया, जिससे उनका आपसी संपर्क मजबूत हो गया। इसके बाद ईश हर दिन नए सोशल प्रोग्राम आयोजित करने लगा ताकि बच्चे समझ सकें कि एक समाज में लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं। अब ईश ने अपनी कोशिशों को सिर्फ अपने ग्रुप तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने इलाके को फिर से संवारना और रेनोवेट करना शुरू कर दिया। पुराने होटलों और इमारतों की मरम्मत की गई। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के दूसरे शहरों को भी रहने लायक बनाने का फैसला किया। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ईश अब काफी बूढ़ा हो गया है और अपने पोते के साथ बैठा है। वह उसे यह पूरी कहानी सुना रहा है। वह अपने पोते से कहता है कि यह दुनिया अब तुम्हारी पीढ़ी की है और इसे आगे बढ़ाना अब तुम्हारा काम है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें।